आप सबको जोहार। और आज है तारीख 24 दिसंबर 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है गढ़वा से, जहां पर गढ़वा जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार देर रात चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गाँव में हाथियों के झुंड ने हमला कर 55 वर्षीय गोपाल यादव को कुचलकर मार डाला। और घटना की पुष्टि जिला वन अधिकारी एबिन बेनी अब्राहम ने की है। और यहां पर मिली जानकारी के मुताबिक गोपाल यादव रात के खाने के बाद अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। आधी रात करीबन 2 बजे हाथियों के झुंड की आवाज सुनकर वे बाहर निकले और बाहर निकलकर देखा कि हाथी उनके घर को तोड़ रहे थे। उन्होंने परिवार के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर ही गोपाल यादव की मौत हो गई। और यहां पर डीएफओ एबिन बेनी अब्राहम ने बताया है कि घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के घूमने वाले क्षेत्रों से दूर रहें और वन विभाग के बचाव कार्य में सहयोग करें। चपकली गांव और उसके आसपास के इलाकों में हाथियों के हमले से लोग जो हैं वो डरे हुए हैं और ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ाने और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जेपीएससी के अध्यक्ष का जो पद है वो 22 अगस्त से खाली पड़ा हुआ है और 21 अगस्त को डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। अध्यक्ष के नहीं होने से कई यहां पर परीक्षाओं का परिणाम बाधित है, जिसके चलते 21 दिसंबर से जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष को नियुक्त करने की भी मांग की है और साथ ही साथ एक हैशटैग भी चलाया है, जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो के नाम से। और यहां पर इस हैशटैग से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी एक्स हैंडल से जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि आमतौर पर राज्य सरकार की नीतिगत मामलों में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह मामला सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित है। जेपीएससी के अध्यक्ष के नहीं होने से जेपीएससी 11वीं से लेकर 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ कई नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो लंबित है। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जून में ही ले ली गई थी। सफल अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार एवं परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष के नहीं रहने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। जेपीएससी अध्यक्ष के पद को जैसे ही भरा जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूरी कर ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साइश्वरी ने मुलाकात की और मौके पर मुख्यमंत्री को उन्होंने राज्य में तीरंदाजी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा है कि विश्व पटल पर झारखंड के खिलाड़ी तीरंदाजी के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और वहीं मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन को लेकर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा नेता और राजधानी रांची के समाज सेवी आदित्य विक्रम जायसवाल के सौजन्य से रविवार दिनांक 22/12/2024 को चौधरी धर्मशाला खादगड़ा सब्जी मंडी सुखदेव नगर रांची में नरेंद्र मोदी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक चला, जिसमें रांची के प्रख्यात चिकित्सक द्वारा 321 मरीजों का हेल्थ चेकअप कर उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी गईं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर कटकम सांडी में एक युवक ने स्कूल से लौट रही नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। और यह घटना शनिवार को ढोंठवा गांव में हुई है और यहाँ पर युवक की पहचान देवल डांगी के पुत्र नीतीश कुमार डांगी के रूप में की गई है, जबकि यहाँ पर लड़की दूसरी जाति से है और लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। और यहाँ पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और यह मामला पोक्सो एक्ट
के तहत दर्ज किया गया है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि हर दिन की तरह नाबालिग लड़की स्कूल से लौटकर आ रही थी और तभी नितेश ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीड़िता और आरोपी युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पीड़िता और आरोपी अलग अलग जातियों से हैं। यह घटना अंतर जातीय संबंध का मामला भी बन गई है और इस घटना की जानकारी मिलते ही लड़की के परिवार वाले बेहद परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत कटकमसांडी थाने में शिकायत जो है वो दर्ज करा दी है और वहीं पर थाना प्रभारी राज बल्लभ कुमार ने तुरंत एक्शन लिया है। उन्होंने नितेश कुमार दांगी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को यहां पर उसके परिवार को सौंप दिया है। इसके अलावा थाना प्रभारी ने बताया है कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर रिखिया थाना क्षेत्र के खपरोडी गांव स्थित एक अपार्टमेंट में 32 वर्षीय एक महिला शिक्षिका का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। जहाँ पर शिक्षिका के सास ससुर बिहार के मुंगेर जिला से घटनास्थल पर पहुंचे और यहाँ पर परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका का नाम रीता देवी है और जो मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला के क्षेत्र के कल्याणपुर की रहने वाली है और 5 वर्ष पूर्व से वह परिवार के साथ देवघर के खपरोडी मोहल्ला स्थित एक किराए के मकान में रह रही थी और उसका पति मुंबई में ऑटो चलाता है। रीता देवी जो है वो अपने एक 12 वर्षीय बच्चे के साथ किराए के मकान में रहकर 1 से 5 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और घर वालों की माने तो ट्यूशन पढ़ाकर वह पति की कमाई से देवघर में जमीन खरीदने के लिए एक युवक से संपर्क कर रही थी। उसने जमीन खरीदने के नाम पर युवक को 7 लाख रुपए भी दिए थे। इसके बाद भी युवक उसे जमीन नहीं दे रहा था और इस बात से वह काफी ज्यादा परेशान थी। रोज रोज पति और ससुराल वालों से इन पैसों की खातिर उसे ताना सुनना पड़ता था। वहीं पर मृतका की सास किरण कुमारी के अनुसार बहू शनिवार को युवक के पास रुपया मांगने के लिए भी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवक ने उसके साथ गाली गलौज मारपीट कर दी थी। इसके बाद जब वह घर पहुंची तो युवक अपने साथ कई लोगों को लेकर उसके कमरे में चला गया, जहां उसे मारपीट करने के बाद हत्या की नीयत से यहां पर फंदे से लटकाकर फरार हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के धनबाद के गोविंदपुर बरवा अड्डा जीटी रोड पर निर्मला अस्पताल के पास कंटेनर की चपेट में एक बाइक आ गई और घटना शनिवार सुबह की है। और वहीं पर हादसे में कपुरिया के बासा कपुरिया निवासी बाइक चालक लक्ष्मण साव, जिनकी उम्र 46 वर्ष बताई जा रही है, की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठी लक्ष्मण की बहन चिंता देवी का दायां हाथ जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इसके अलावा बाइक पर सबसे पीछे बैठी उनकी माँ पार्वती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। लक्ष्मण अपनी बहन चिंता देवी के जॉन्डिस का इलाज करवाने गोविंदपुर जा रहे थे और बताया जाता है कि चिंता देवी काफी दिनों से जॉन्डिस से पीड़ित थी। वहीं पर लक्ष्मण अपनी मां के साथ बहन को इलाज के लिए गोविंदपुर ले जा रहा था। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। इसी दौरान निर्मला अस्पताल के पास अवैध क्रॉसिंग को पार करने के दौरान बाइक कंटेनर की चपेट में आ गई और बाइक समेत तीनों लोग कंटेनर के नीचे आ गए। हादसे में यहाँ पर मौके पर ही लक्ष्मण साव की मौत हो गई। वहीं बहन और मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग वहां पर जुटे और कंटेनर में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला। सूचना पाकर गोविंदपुर थाना के अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार भी दलबल के साथ वहां पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया। उधर घटना के बाद मौके पर कंटेनर छोड़ चालक जो है वो भाग निकला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर सिसई थाना क्षेत्र के सकरौली गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने निकल कर आई है। यहाँ 4th कक्षा की छात्रा की हत्या कर दी गई है और वहीं पर मृतका की जो पहचान है वो 10 वर्षीय असरिता एका के रूप में हुई है। अपराधियों ने हत्या के बाद उसका शव घर के पिछले दरवाजे के पास फेंक दिया। मृतका के गले पर खून के निशान पाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि पहले छात्रा का अपहरण किया गया होगा, फिर उसकी हत्या कर दी गई होगी और हत्या की वजह का अभी तक पता तो फिलहाल नहीं चल पाया है। और रविवार सुबह करीब 9 बजे सिसई थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है बच्ची को आखिरी बार कब और कहां देखा गया था। और यहां पर परिजनों ने बताया कि असरिता शनिवार दोपहर पास के जंगल में बकरी चराने
कराने गई थी। शाम करीब 4:15 बजे वह घर लौटी और सहेलियों के साथ खेलने के लिए निकल गई, लेकिन रात 8 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि खोजबीन के दौरान कोई जानकारी नहीं मिली। रात करीब 8:15 बजे किसी ने बच्ची का शव घर के पिछले दरवाजे के पास फेंक दिया और भाग गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय केवल जुर्माना वसूलने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मामूली गलतियों पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर सिर्फ जुर्माने की वसूली को प्राथमिकता जो है वो दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए आगे कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब तक सड़कों की दशा नहीं सुधरेगी, ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं होंगे, तब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता। तब तक सिर्फ जुर्माना वसूलने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। आमजनों पर लगाए गए भारी भरकम जुर्माने पर पुनर्विचार करें और रांची की सड़कों पर मची लूट को रोककर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं या फिर बोल जाते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। और यहाँ पर रविवार को फिर कुछ ऐसा ही उन्होंने कर दिया, जिस वजह से राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल इरफान अंसारी अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में गए थे और इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि वहां से वीडियो जो है वो वायरल हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इरफान अंसारी जहां पर भी जाते हैं वहां से फेसबुक पर कार्यक्रम लाइव कर देते हैं और रविवार को भी कुछ ऐसा ही उन्होंने किया और उनके मोबाइल से कार्यक्रम का लाइव हो रहा था। तभी वहां कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि हम लोगों ने आपको ग्रामीण विकास मंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया और जिनके पास विशेष जाति का 10 वोट भी नहीं है उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। और इसके बाद इरफान अंसारी की आवाज आती है कि जहां बोलना है वहां बोलिए, यहाँ बोलकर क्या फायदा, लाइव चल रहा है। इसके बाद स्पीकर म्यूट हो जाता है। हालांकि तब तक यह वीडियो वायरल हो गया और बात बढ़ी तो इरफान अंसारी के पेज से जो वीडियो है उसको डिलीट कर दिया गया। और वहीं यहाँ पर मंत्री इरफान अंसारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने बात को टालते हुए ये कहा कि मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी रहा था। मैंने कार्यकर्ताओं को काफी डांट फटकार भी लगाई। हालांकि वे लोग अब आवाज की मांग कर रहे थे और इस वीडियो को क्रॉप करके किसी ने वायरल कर दिया। यानी कि एक तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर गलती हुई है और यहाँ पर इस तरीके की बातें जो हैं वो बोली गई हैं। अब यहाँ पर क्रॉप का मतलब हुआ क्या, यानी कि जो एक पूरी वीडियो है उसमें से कहीं का कुछ क्लिप उठाकर यहाँ पर वायरल कर दिया गया है। हालांकि ये वीडियो ओरिजिनल ही है, जो वायरल हुई है वो एआई जनरेटेड या फिर डुप्लीकेट नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो इतने ज़्यादा बेशरम होते हैं, जो कि आपने हालिया घटना भी देखा ही होगा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में, जहाँ पर एक क्रॉप्ड वीडियो जो है वो वायरल हो गया। जिसके बाद उस नेता ने पहले तो ये बोला कि ये क्रॉप्ड वीडियो है, यानी कि वीडियो तो ओरिजिनल है लेकिन पूरे वीडियो में से कोई एक क्लिप उठाकर उसको वायरल किया जा रहा है और मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि बाद में जब चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई तब उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है, तो कहीं ना कहीं बेशर्मी की भी हद होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के निजी सहायक विवेक कुमार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आदिवासी महिला को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मामला पैसे के लेन देन से भी जुड़ा हुआ है। मामले में रविवार को लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड स्थित बरवा टोली निवासी झरिया उरांव, जिनकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है, ने डॉक्टर आशा लकड़ा से इस मामले की लिखित शिकायत की है। इसके अलावा सेन्हा थाना प्रभारी से भी इस मामले की लिखित शिकायत की गई है।
अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो लोहरदगा जिले के सेना प्रखंड स्थित बरवा टोली निवासी झरिया उरांव ने बताया है कि उनकी पत्नी सकलपति उरांव, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, ने लगभग 3 साल से रांची में रहकर मजदूर का काम कर रही थी। पिछले 2 साल से वह रांची में लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड स्थित बंडा गांव निवासी फारूक अंसारी, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, के साथ रह रही थी और इस दौरान उसने अपने घर आना जाना भी बंद कर दिया था। और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि घर वालों के मोबाइल नंबर को उसने ब्लॉक कर दिया था, इस कारण उससे संपर्क हो ही नहीं पाया। 2 साल बाद अचानक वह अपने गांव बरवा टोली पहुंची। फिर जब गांव वालों को सकलपति के आने की सूचना मिली तो बैठक की गई और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि सकलपति उरांव को उरांव समाज के माध्यम से ही समाज में शामिल किया जाएगा। और गांव वालों के इस निर्णय पर झरिया उरांव व सकलपति उरांव ने सहमति जताई और 15 दिनों का समय लिया, जिसके बाद सकलपति अपना सामान लेने रांची आई और 12 दिन बाद सकलपति की ओर से ग्राम पंचायत के मुखिया को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। मुखिया की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई और इस दौरान सकलपति के साथ 3 मुस्लिम महिलाएं भी बैठक में शामिल हुईं। आरोप है कि मुस्लिम महिलाएं सकलपति को वापस रांची ले जाने का दबाव बना रही थी। जब गांव की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो संबंधित मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि सकलपति को लोन के तहत 35,000 रुपये दिए गए हैं, इसका भुगतान कैसे होगा? हम लोगों ने भी काम करके लोन के तहत ली गई राशि का भुगतान किया है। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने सकलपति को रांची ले जाने का दबाव बनाया। जब स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध किया तो संबंधित मुस्लिम महिलाएं अभद्र व्यवहार करने लगी। इस कारण उन्हें गांव से निकाल दिया गया। मुखिया व ग्रामीणों ने यहां पर निर्णय लिया है कि झरिया उरांव और सकलपति उरांव अपनी रीति रिवाज के साथ समाज में रहें। इसके बाद सकलपति ने तीनों मुस्लिम महिलाओं के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सेना चौक बुलाया। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने सकलपति को बहला फुसलाकर उसका श्रम कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से संबंधित कागजात व नकद 40,000 रुपये ले लिए। रांची पहुंचने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने कॉल कर धमकी दी, साथ ही यह भी कहा कि सकलपति उरांव को मुस्लिम बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद बगोदर, सरिया, बिरनी और इसके अलावा राजधनवार के पुलिस दल ने गुज्जे जंगल से गिरफ्तारी की। पुलिस को देखकर अपराधी जो है वो भागने लगे, जिन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया गया। और बाकी यहाँ पर सारा डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर इसको लेकर आगे ये भी बोला जा रहा है कि अपराधियों की तलाशी लेने के क्रम में समीर अंसारी और मिराजुद्दीन अंसारी उर्फ राजा से देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक लाल रंग का बिना नंबर प्लेट का अपाची मोटरसाइकिल, 2 एंड्रॉयड मोबाइल और इसके अलावा 2 सिम कार्ड को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि बिरनी थाना अंतर्गत बिरजापुर पडरिया जाने वाले मुख्य सड़क पर हथियार दिखाकर एक व्यक्ति से मोबाइल और अपाची मोटरसाइकिल लूटपाट की लूट इन्हीं अपराधियों के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड भाजपा ने रविवार शक्ति केंद्र पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर भव्य तरीके से सदस्यता अभियान संगठन महापर्व का शुभारंभ किया। वहीं पर गांव में भी जनता में सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्साह देखा गया। पंचायत बूथों पर लोग एकत्रित होकर सदस्यता ग्रहण करने में जुटे रहे और इसी के साथ ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को तकनीक रूप में सफल बनाने में युवा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। और रविवार के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने क्षेत्र में गिरिडीह जिला अंतर्गत बेलवाना पंचायत के खोरो गांव में सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी उन्होंने किया। जबकि प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने रांची जिला के हरमो मंडल अंतर्गत DAV स्वर्ण रेखा शक्ति केंद्र में संगठन महापर्व का शुभारंभ जो है वो किया। और वहीं पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चुटिया में, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय गिरिडीह के पंजबा शक्ति केंद्र में, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एचा के चाराडी में, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू और मांझी में, डॉक्टर प्रदीप वर्मा टाटी सिल्वे मंडल के महिलौंग शक्ति केंद्र में, मनोज कुमार सिंह मेदिनीनगर के 12 लोटा शक्ति केंद्र में, राकेश प्रसाद रामगढ़ के पतरातू स्थित जयनगर शक्ति केंद्र में उपस्थित रहे। संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का
का शुभारंभ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनता के सहयोग और समर्थन से ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और रविवार को भाजपा के 11 करोड़ से भी ज्यादा भाजपा के सदस्य बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना के देवरी रोड स्थित नर्तकी मोहल्ले में रविवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत युवती की जो पहचान है वो 25 वर्षीय पूजा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को बाइक सवार 2 लोग नर्तकी मोहल्ला पहुंचे थे। उन्होंने फोन कर पूजा को घर से बाहर बुलाया। पूजा घर से बाहर आई तो बाइक सवार दोनों अपराधी उसे बात करने लगे। इसी बीच एक अपराधी ने पूजा के सिर में गोली मार दी और हत्या कर दी। वहीं पर घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग बाहर निकले और पूजा कुमारी को उठाकर तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले गए, जहां यहां पर चिकित्सकों ने जांच कर युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब और थाना प्रभारी संजय कुमार यादव घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन उन्होंने शुरू कर दी है। हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली और अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर पुलिस पदाधिकारियों को अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। पुलिस पदाधिकारियों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर मृतका के परिजनों से जानकारी ली है और इसके बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे अधिक 20.6 मिलीमीटर की जो बारिश है वो खूंटी जिले के तोरपा में हुई है और सबसे अधिकतम जो तापमान है वो सिमडेगा जिले के बानों में 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और पिछले 24 घंटों में राज्य का न्यूनतम तापमान चतरा में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और मौसम केंद्र रांची से जारी मौसम अपडेट के अनुसार राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 24 दिसंबर को हल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा की संभावना है। वहीं झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया का असर अभी बरकरार है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहे हैं और इस वजह से ठंड का असर थोड़ा कम तो हो गया है। बादल होने की वजह से कपकपाने वाली ठंड से राहत मिल गई है। वहीं यहाँ पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यहाँ पर 25 दिसंबर से एक दिन पहले झारखंड के 7 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश नहीं होगी वहां पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि यहाँ पर 25 दिसंबर के दिन मौसम जो है वो साफ रहेगा और इस दिन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है और वहीं पर न्यूनतम तापमान यहाँ पर 13 डिग्री के आसपास रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह जिले में यहां पर बीती रात यानी कि रविवार को 4 हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ते हुए एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री बेबी देवी ने घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और हर प्रकार की सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने वन विभाग के सभी पदाधिकारियों को पीड़िता परिजनों को सहयोग देने की बात भी कही। वहीं मृतक के परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए मदद के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा शेष 3,60,000 रुपए जल्द ही दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर यह भी कहा कि रविवार प्रता आतकी पंचायत अंतर्गत ग्राम बेलाटांड निवासी शिकरा हेम्ब्रम जी को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। सूचना मिलते ही मैंने घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों को किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। मैंने वन विभाग के अधिकारियों को पीड़ित परिजनों को सभी सहयोग देने की बात कही है और तत्काल 40,000 रुपए मृतक की पत्नी को दिए हैं। बकाया 3,60,000 रुपए भी शीघ्र दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सिमडेगा से, जहाँ पर मरियमपुर में आग से झुलसकर एक बच्चे की मौत हो गई है और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अलाव के कारण यह आग लगी। मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरियमपुर का है। दरअसल ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव ताप रहे थे। मासूम बच्ची प्रिंसी टेंटे भी अलाव ताप रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए, लेकिन बच्ची वहां पर खेलने लगी। खेलते खेलते बच्ची के कपड़े में आग लग गई। वह चिल्लाने लगी। जब तक लोग दौड़कर वहां आते तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी और बच्ची जो है वो झुलस गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है स्पोर्ट्स को लेकर, जहाँ पर मस्कट ओमान में 7 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित महिला जूनियर एशिया कप 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम बेहद ही उम्दा प्रदर्शन करके फाइनल मैच में चीन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित कर लगातार दूसरी बार विजेता बनी। वहीं पर विजेता 18 सदस्यीय भारतीय टीम में झारखंड के सिमडेगा जिले की ब्यूटी डुंगडुंग और रजनी केरकेट्टा शामिल थीं और जिला की दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए गोल भी किए।